हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान में पाठ 7 परमाणु संरचना है। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है वो देखना है। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, महर्षि कणाद, टॉमसन, रदरफोर्ड, नाभिक, द्रव्यमान, नील्स बोर, तत्वों के क्रमांक, नाम, प्रतीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास, धनायन, ऋणायन, समस्थानिक, संभारिक और संयुक्ता, इनके बारे में पढ़ना है। और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सबसे पहले इसका चैप्टर के संबंध में। जैसे नाम है परमाणु संरचना, तो परमाणु की संरचना, परमाणु क्या होता है ये पता होना चाहिए। परमाणु वास्तव में एक किसी पदार्थ का बहुत छोटा छोटा कण होता है, छोटे से छोटा कण होता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं। किंतु परमाणु हम कहाँ से सीखे, कैसे हमें समझ में आएगा, कैसे याद करें, तो देखिए चलो मान लीजिए किसी पदार्थ का ये प्रारूप है। इस पदार्थ की संरचना की बात करें तो पदार्थ के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों को हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, ठीक। और हमने इस कण के प्रारूप को समझने के लिए फिर इससे अगली बात सोचते हैं कि ये पदार्थ के जो कण हैं किस रूप में होंगे, कैसे होंगे। तो मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस बताए थे। तो ठोसों के कण बहुत नज़दीक होते हैं, द्रवों के कुछ दूर होते हैं, गैसों के बहुत दूर होते हैं। तो मैंने एक छोटा प्रारूप आपको ये बता दे बना करके। अब इसमें से मैंने एक छोटा भाग लिया इसका, ठीक। इसमें से मैंने एक पदार्थ का जो हिस्सा है छोटा छोटा ले लिया, उसका हिस्सा आया अणु या कण। मतलब पदार्थ अणु या कण से मिलकर बना होता है। अब मैंने इसको और देखा तो ये बहुत छोटे से कणों से मिलकर बन सकता है, ये बना होता है। तो हमने उस कण की बात कर ली, तो कण भी बहुत छोटे भाग में टूटा हुआ होता है, परमाणु से बना होता है। अब परमाणु की बात करूं मैं, तो परमाणु टॉमसन के समय तक और वर्तमान समय में अब की बात करें तो बहुत अंतर है। डाल्टन के समय और टॉमसन के समय परमाणु को अविभाज्य बनाया जाता था, अर्थात उसको विभाजित नहीं किया जा सकता था। किंतु वर्तमान समय में हम क्या पढ़ते हैं, परमाणु में विभाज्य है। तो हम डाल्टन और टॉमसन के अतिरिक्त अगली बात करते हैं तो ये परमाणु भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, ये होता है न्यूट्रॉन। अब बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैसे कहाँ होंगे, तो बच्चों पदार्थ के अंदर कण होते हैं या अणु होते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब मैं बात करता हूँ इन 2 कणों की बात। इन 2 कण की बात यदि मैं कर दूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के सेंटर में होते हैं और परमाणु को सेंटर कहलाता है नाभिक। परमाणु के नाभिक में ये 2 मूल कण होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब ये किस प्रकार से घूमते हैं इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई धनावेश स्थान है, परमाणु के सेंटर में होता है, उसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न विविक्त वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं की संख्या परमाणु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं ये बात बताने के लिए हमें पूरा चैप्टर समझना है।
कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, किस प्रकार से घूमेगा, इसको समझने के लिए हमें पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर के अंदर हमें एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर की समरी जो चलेगी आपकी, इस छोटे डायग्राम से आपको समझ में आ सकती है। पदार्थ अणु और कणों में टूटा हुआ है से बना होता है, और अणु और कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है परमाणु के, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये धारणा प्राचीन समय से अब तक की है। अब चैप्टर में हमारे टॉपिक हैं ये, तो हम यहाँ से यहाँ तक आने में इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। किसी न किसी टॉपिक का मतलब हमारे इस डायग्राम से कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। किसी ने पदार्थ की अवस्था यहाँ तक बताई, किसी ने परमाणु को और छोटे भागों में तोड़कर बताया, किसी ने इनकी स्थिति नाभिक में परमाणु और न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताया, किसी ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे घूमते हैं। तो विभिन्न साइंटिस्टों के जो मत थे, उन मत को विभिन्न प्रकार के मतों से मिला करके और सही सटीक क्या जानकारी हो सकती है वह निकाली गई, और उस चैप्टर में आपको इसी बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ को सबसे पहले डिफाइन किया महर्षि कणाद ने किया था। कणाद ने क्या कहा था कि जब हम किसी भी वस्तु को हम अपने दाएं बाएं या परिवेश में देखते हैं, तो जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वह चीज़ द्रव्य है, यह पदार्थ है। और द्रव्य पदार्थ की हमने 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं सामान्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। ये विशेष ताप पर ही दिखाई देती हैं। ठीक, तो हम केवल दर्शनीय भागों की बात करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस में महर्षि कणाद ने क्या बात कही थी कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, पदार्थ का वह छोटा छोटा भाग जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके, उसको हम कण कहते हैं। अर्थात पदार्थ का जो लघु से लघु हिस्सा है उसी को कण कहा। और महर्षि कणाद के बाद और साइंटिस्ट और हुए, उन्होंने भी इस बात को समझाया और बताया, और महर्षि कणाद के पक्ष में अपनी बात रखी कि इनकी बात सही है। फिर थॉमसन मॉडल आता है। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने पदार्थ की क्या स्थिति होती है, पदार्थ किस प्रकार से बने होते हैं, उनके बारे में बहुत स्टडी करी, और उन्हें अपनी बात को समझाने के लिए पदार्थों के लिए ये बता दिया कि जिस प्रकार से एक तरबूज होता है, तरबूज के गूदे में बीज धंसे हुए होते हैं, ऐसे ही परमाणु, जो हम पदार्थ का छोटे छोटे कण की बात कर रहे हैं, परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब बात उनकी यदि कही जाए तो मैं एक तरबूज का काटा हुआ हिस्सा मान लेता हूँ, लीजिए, और मैंने उनके अनुसार धनावेश, ऋणावेश जगह जगह वितरित कर दिया इसमें। तो बात ये आती है कि ये तो कराएगा इसका आयतन, परमाणु का आयतन, ठीक, और ये आपका हो गया ऋणावेश। अब परमाणु के आयतन को उसने तो आयतन में ये धनावेश ऋणावेश कणों को वितरित बता दिया, पर साइंटिस्टों ने ये मालूम किया कि भाई जब धनावेश ऋणावेश साथ साथ रहेंगे तो डिफ्यूज हो जाएंगे, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो फिर परमाणु का अस्तित्व भी नहीं रहा। महर्षि कणाद ने जो कहा था कि पदार्थ का छोटे छोटे कण जो परमाणु होता है, ये कण होता है, अब इस कण के संबंध में थॉमसन ने जो अपनी बात कही, तो ये तो बात गलत हो गई सिद्ध कि धनावेश ऋणावेश साथ साथ रहेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे, तो परमाणु का अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब इसका कोई प्रायोगिक रूप में कोई था भी नहीं। साइंस मांगती क्या है? प्रमाण।
प्रमाण प्रयोग करके देखा जाए, प्रमाण तभी रिजल्ट आएगा। ये प्रयोग किस पे किया जाए, कहाँ किया जाए, उनको समझाने का कोई भी अर्थ नहीं। नाभिक का, ये परमाणु का जो वास्तविक, नाभिक की तो बाद में आई, परमाणु के अंदर इन कणों का अस्तित्व क्यों है, कहाँ कैसे है, ये तो बात समझ नहीं पाए, अर्थात परमाणु के स्थायित्व को भी समझा ही नहीं पाए। तो ये इसलिए मॉडल फेल हो गया। ठीक, अगली बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने इस मॉडल से बहुत सीख ली, उन्होंने इसको ध्यान से पढ़ा और उन्होंने सोचा कि हो ना हो इन धनावेश ऋणावेश की बात टॉमसन ने की है तो इनकी स्थिति कहीं ना कहीं निश्चित होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए क्या करा, उन्होंने एक बारीक धातु की पत्र लिए, अर्थात पन्नी के समान संरचना, जिस प्रकार से प्याज की एक झिल्ली होती है, इस प्रकार की संरचना वाले बारीक बारीक पत्र ले लिए विभिन्न धातुओं के, उन पर अल्फा कण की बमबारी की। अल्फा कणों की बमबारी की तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए किस प्रकार से उन्होंने की। तो उन्होंने जो है एक स्पेशल आकार का एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया और इस इंस्ट्रूमेंट में, यंत्र में उन्होंने एक धातु की पन्नी लटका दी। इस पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। और जब अल्फा कण की बमबारी की तो ये अल्फा कण धनावेशित होता है और जब ये कण इस पर पन्नी से गुजरे तो उन्हें इस यंत्र पर, यंत्र का जो प्रारूप था, एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दी कि ये अल्फा कण इस पन्नी में से गुजरने के बाद सामने वाली दीवार पर अपने मार्ग से दाएं बाएं हटते हुए दिखाई दिए, अर्थात अपने सीधी रेखा बनाई गई। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अल्फा कण जो कि धनावेश होता है, जो धनावेशित होता है, ये इस पन्नी से गुजरने के बाद अपने मार्ग से क्यों हटे। दूसरी बात इन्होंने ये देखी कि जो अल्फा कण पन्नी से गुजारे गए थे, वे अल्फा कण अधिकांश सीधे आर पार निकल गए। तीसरी बात ये देखी कि 10 से 12 हजार अल्फा कणों में से कोई एक या दो अल्फा कण अपने जिस मार्ग पर गए थे उसी मार्ग पर वापस लौट कर आ गए। अब ये तीन चीज उन्होंने सोची कि ये तीन घटनाएं किस प्रकार से वर्णित की जाए, क्या सोचा जाए। तो उन्होंने कई बार इस प्रयोग की वीडियो को के ऊपर स्वचालित कैमरा लगा हुआ था, सारा रिकॉर्ड हो रहा था। कई बार उन्होंने इसको स्टडी किया फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, तो निर्णय निकाला। और निर्णय में क्या निकाला, देखिए पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि जो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी से बाहर निकल रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता, एक बात, खोखला होने की वजह से ही सारे अल्फा कण आर पार निकल गए। फिर दूसरी जो घटना देखी थी उन्होंने कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, अपने मार्ग से हटे। उन्होंने ये कहा कि जब धनावेश से मिलने की ओर बढ़ेगा तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के वजह से ही अपने मार्ग से ये हट पाएगा, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है
और चाहे ये प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, ठीक, यदि प्लस का माइनस का होगा और माइनस का प्लस का होगा तो आकर्षण होगा। चूंकि अपने मार्ग से हटे हैं, भागे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि धनावेश धनावेश से टकराया होगा तभी अपने मार्ग से हटा होगा। तो कहा है कि परमाणु में कोई धनावेश भाग अवश्य है जो अति लघु है, अति सूक्ष्म है, स्थान लिए हुए है। अब तीसरी बात उन्होंने ये कही, उन्होंने ये देखी थी कि 10 से 12 हजार अल्फा कणों में से कोई 1 या 2 कण लौट कर वापिस आया। उन्होंने कहा कि अल्फा कण धनावेश होता है, धनावेश से टकराया होगा या नजदीक गया होगा, प्रतिकर्षण होकर वापस आया होगा। किंतु यह भी सत्य है कि हल्की चीज भारी चीज को हटा नहीं सकती, गलत के नियम के अनुसार। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा कण से भारी धनावेश परमाणु के अंदर मौजूद है। इस भारी स्थान को उन्होंने नाभिक का नाम दिया, सेंटर का नाम दिया परमाणु का, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोल देते हैं। और ये दृढ़ रिगिड होती है। तो क्या कहा उन्होंने, परमाणु में नाभिक होता है जो कि दृढ़ है, भी होता है। ये 3 चीज़ें मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रयोग में एक सफलता और प्राप्त की। उन्होंने ये बताया कि नाभिक के अंदर जो सारा धनावेश है, वह धनावेश नाभिक के में ही रहता है। वह सारा धनावेश नाभिक में ही रहता है। अर्थात ये मान के चलिए, अब उन्होंने एक संरचना और बता दी कि ये परमाणु है, परमाणु के बीच में एक धनावेश स्थान है। इस धनावेश स्थान में ही सारा समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, इसलिए इसको नाभिक कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जिस प्रकार से फुटबॉल का मैच जहाँ होता है, मैदान की बात करें तो उस फुटबॉल मैदान में, फुटबॉल मैच खेलने वाले मैदान में एक सुई सी गाड़ दें तो सुई के नोक के समान जो संरचना है वह नाभिक है। और चारों ओर का जो परिवेश है वह परिवेश परमाणु के खोखला स्थान है। इस खोखले स्थान में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और धनावेश वाले स्थान में ही सारा समस्त द्रव्यमान सन्निहित रहता है। ये रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने इतना बताने के बाद अपनी थ्योरी कंप्लीट कर दी। साइंटिस्टों ने उनसे ये मालूम किया, आप तो जानते हैं साइंस जब कोई खोज होती है तो वैज्ञानिक उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। फिर उन्होंने ये मालूम किया उनसे, रदरफोर्ड से, कि भैया ये बताओ, जब नाभिक के चारों ओर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक, मैं बना के दिखाता हूं आपको, तो बार बार जब घूमेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी में कमी आएगी। तो नाभिक का धनावेश होने के कारण उस पर आवेश बढ़ जाएगा, उस पर आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन एक स्थिति में ऐसा आ जाएगा कि नाभिक में जाकर के समा जाना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता ही नहीं। परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? इस बात का कोई प्रमाण, कोई जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। दूसरी बात,
परमाणुओं से उत्सर्जित होने वाले स्पेक्ट्रम की बात की जाए, रेखीय स्पेक्ट्रम की बात की जाए, जिसमें एकांतर क्रम में पट्टियां होती हैं, उन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं समझा पाए। परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाए, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाए, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेगा और नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता, इस बात को नहीं समझा पाए। तो यहाँ पर एक सफलता तो मिली कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बात तो क्लियर कर दी रदरफोर्ड ने। तो मैंने आपको नाभिक बता दिया। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश के कारण जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उनके टोटल के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या को हम ऐसे लिखते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल आता है, और हमें ध्यान रखना P प्रोटॉन, Z परमाणु क्रमांक की बात करेंगे जो अगले टॉपिक में जुड़ने वाला है, E इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है यदि उस पर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं है तो, विदाउट चार्ज। चलिए अब अगली बात करते हैं, हम कहें कि प्रोफेसर नील्स बोर की। नील्स बोर ने टॉमसन की बात, रदरफोर्ड की बात को बारीकी से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि रदरफोर्ड ने जो अपनी नाभिक की बात बताई है, परमाणु के लिए नाभिक की बात बताई है, वह सत्य नहीं है, सत्य है। किंतु नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो किस प्रकार से स्थित होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, इस बारे में उन्होंने मनन किया, सोचा, विचारा। तो बच्चों, इस सोच विचार से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। महर्षि कणाद यहाँ तक थे, ठीक। टॉमसन और डाल्टन यहां तक आए। टॉमसन केवल धनावेश ऋणावेश को समझा पाए, अगली बात नहीं कर पाए। फिर बारीक कुछ संभव प्रयास इन्होंने किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझाने, किंतु स्पष्ट थ्योरी उनके पास नहीं थी। अब बात आती कहें कि रदरफोर्ड भी नाभिक पर आकर के अटक गए। अब नाभिक से अगली जो बात चली, इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे निश्चित कक्षा में घूमेगा, नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे होना चाहिए, इस बारे में जो स्पष्ट वर्णन दिया वो दिया प्रोफेसर नील्स बोर ने। अब नील्स बोर की बात करते हैं। नील्स बोर ने क्या किया? तो नील्स बोर की बात करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा टॉपिक हटा देता हूँ यहाँ से, ज़रा ध्यान से देखना। तो हमने ये जो बात चल रही थी यहाँ तक की भी हटा देते हैं। चलिए अगले टॉपिक जोड़ते हैं। नील्स बोर की बात करते हैं। नील्स बोर ने कहा कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, अर्थात नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं परमाणु के अनुसार होती हैं, अर्थात जिस प्रकार का परमाणु उस प्रकार से उनकी कक्षाएं व्यवस्थित होती हैं। इन कक्षाओं को विविक्त कक्षाओं के नाम से जाना जाता है। विविक्त कक्षाएं, और किस प्रकार से मानी गई इनको? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, हम इसे n बराबर 5 भी आगे ले सकते हैं। पहली कक्षा को उन्होंने k का नाम दिया, n बराबर 1 को, और n बराबर 2 को उन्होंने l का नाम दिया, n बराबर 3 को m का नाम दिया, और n बराबर 4 को उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट हम K L M N O। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहने का नियम भी दिया। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वास्तव में होने चाहिए ये भी बताया।
कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वास्तव में निश्चित होते हैं। जरूरी नहीं कि नाभिक के चारों ओर कहीं ना कहीं घूम दो, उल्टे सीधे घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन घूमने का उन्होंने नियम ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तभी घूमेगा जब उसका कोणीय संवेग h/2π एक n संख्या अर्थात इस कक्षा के लिए पूर्ण गुणज होगा। m क्या है? यह m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, b इलेक्ट्रॉन का वेग होता है और r इसकी रेडियस, पाथ ऑफ रेडियस, त्रिज्या होती है। n कक्षा की संख्या होती है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, 2π एक नियतांक है। चलिए, अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वास्तव में होने चाहिए अधिकतम, वो नियम दिया। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब उसका कोणीय संवेग इस h/2π का पूर्ण गुणज होगा, अर्थात n पूरी एक संख्या होगी जहाँ n का मान कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 डॉट कुछ भी हो सकता है। n का मान 1 रख देंगे तो पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग हो जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 के लिए हो जाएगा। अगली बात करते हैं, वियुक्त कक्षाओं में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने 2n² नियम दिया। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है और 2n² निकालने के लिए क्या पता चलना चाहिए हमें, यदि हम n का मान 1 रख दें तो 2, अर्थात n/1 के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने n का मान इस बार 2 रख लिया, 2 के बार 4, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में अर्थात m में, Kl में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n का मान यदि आप 3 रख लें, 3 का स्क्वायर 9, 2 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अधिकतम। यदि हम 4 का मान रख लें तो 4 चौक 16, 2 32, मतलब आपकी इस चौथी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 32 हो सकते हैं। ये प्रोफेसर नील्स बोर ने कहा। और नील्स बोर ने ये भी कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पाता है तभी अपनी कक्षा छोड़कर ऊपरी वाली कक्षा में 10⁻7 से -8 सेकंड के समय तक, अर्थात बहुत लघु समय तक रुकता है। और जब वह एनर्जी उसकी खत्म होने लगती है या उस एनर्जी को छोड़ता है तो वो नीचे को आता है। जब नीचे आता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ये रिलीज एनर्जी का ही रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नील्स बोर ने काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। उसने ये भी कह दिया कि नाभिक के चारों ओर घूमते घूमते नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं घुसेगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाके गिरेगा, समाप्त नहीं होगा अस्तित्व उसका। ये निश्चित कक्षा में ही घूमेगा, अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाएगा जब तक कि इसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी। तो पहली जो अवस्था होती है वो आद्य अवस्था होती है। आद्य अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाता है। दूसरी अवस्था वह होती है जब बाहर से एनर्जी मिलती है, उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है अपनी कक्षा छोड़कर अगली कक्षा में। वापस आते समय वह अपनी कक्षा में भी आ सकता है, बीच में किसी कक्षा में रुक भी सकता है। इस समय जो अपनी एनर्जी बाहर से मिली है उसको छोड़ता है, उस छोड़ी हुई एनर्जी को ही विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो छोड़ता है उसी का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी वजह से हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हमने आपको ये बता दी। अब बात चलते हैं क्या, तत्वों के क्रमांक, नाम, प्रतीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास बोहर के अनुसार। ठीक है, चलिए अब से देखते हैं। देखेंगे अब बच्चों, तत्वों की संख्या में आपको कक्षा 7 में भी कई बार 40 परमाणु क्रमांक तो लिखा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा देखेंगे। यहां मैं यहां पर परमाणु क्रमांक लिखूंगा, फिर तत्व का नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद प्रतीक लिखूंगा,
और उसके बाद मैं यहाँ पर तत्वों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं n=1 की बात करूंगा, 2 की बात करूंगा, 3 की बात करूंगा और 4 की बात करूंगा। ठीक, ये क्या है? ये कक्षाएं मैंने अभी आपको जो पढ़ाई हैं। और बहुत सुंदर सी टेबल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु क्रमांक 1 की। तो हाइड्रोजन होता है, मैं हिंदी में नाम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। और अपने कॉपी में आपके लिखे हुए पहले से ही, तो मैं केवल तत्व का नाम नहीं लिखवा कर प्रतीक बताऊंगा ताकि जल्दी टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। पहला तो हाइड्रोजन का, इसके नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसके नाभिक के बाहर पहली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने ये 1 दिखा दिया। उससे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं नाभिक के चारों ओर, ये सीखिए बच्चों। n=1 की बात करेंगे तो इसमें यहाँ लिख देते हैं। पहली कक्षा की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे अधिकतम, 1 से 2, 2 अंतिम हैं, 2 अधिकतम है। 2 की बात करेंगे तो 1 से 8 तक भरे जाएंगे, 8 अधिकतम है। n की बात 3 करेंगे तो पहली लाइन में, पहले चांस में हम 1 से 8 तक भरेंगे, और 8 तक भरने के बाद चौथी कक्षा में पहुंच जाएंगे, और पहले हम 1 से 2 भरेंगे। अगली बात इसके बाद में करेंगे इस बात। बच्चों ये मान चलिए कि जिस प्रकार से आपका एक घर है, मान लिया ये आपका घर है, इस घर के चारों ओर बहुत सारे कमरे हैं, पूरे परिवार, ये परिवेश इसका, बाउंड्रीज की। ठीक, पहले घर की लिमिट क्या है? पहले घर के सामने जो आप जहाँ बैठे हैं, अपने घर में बीच में बैठे हैं, उसके आगे पीछे बहुत कमरे हैं। पहले कमरे की लिमिट 2 सदस्य रहने की है, केवल 2 की, और 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। 2 सदस्य हो जाएंगे तो तुरंत ऑटोमेटिक दूसरा कमरा स्टार्ट खुल जाएगा। उस कमरे की लिमिट क्या है? 8 सदस्य रहने की, तो ये 8 हो गए। 8 पूरे होने बाद अगला कमरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसमें भी ये 8 करेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये 8 पूरे हो जाएंगे तो 1 2 3 4th सेल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इसकी लिमिट ये है कि जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो तीसरी का ऑटोमेटिक दोबारा दरवाजा खुल जाएगा, और इसमें फिर 18 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अब इस दोबारा समझिए इस बात को। पहले लिमिट 1 से 2 तक की, दूसरे सेल में अधिकतम 8, 1 से 8 तक, तीसरी में अधिकतम 8, चौथी में, अब 8 करने के बाद हम चौथी कक्षा में हो जाएंगे, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब 2 भर जाएंगे तो फिर पुरानी लाइन पहुँचेंगे 3 पर। ये 9 से 18 तक भरते हैं। जब 9 से 18 यहाँ भर जाएंगे तो दोबारा से हम चौथी कक्षा में आएंगे और फिर 3 से 8 तक भरते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, अब ये टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए